हाँ, तो देखो यहाँ पे दिया है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या था। तो आपने पढ़े थे ना डेफिनेशन जब पढ़ते समय कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट यानी एनालाइजिंग। तो ये 4 चीज को अकाउंटिंग बोलते हैं, ये आपने पढ़े। इसके अलावा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा? तो अकाउंटिंग एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होता है यहाँ पे खाली, और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। इसके अलावा अपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन को पहले मेजरिंग जो कर पाते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिनका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है उनको नहीं करते। यहाँ पे और जो ये डेफिनेशन में बोला वही इसका बाकी फीचर्स बोल दिया। यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है, ये इसके फीचर्स हो गए। तो ये एनालाइजिंग होता है। एक और फीचर में पार्ट बोला जो डेफिनेशन में नहीं बोलता, कम्युनिकेटिंग, मतलब जो भी रिपोर्ट तुम बनाओगे वो किसी को तो दोगे ना, कंपनी के मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर को, गवर्नमेंट को। अगला बोला अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि चीजों को रिकॉर्ड करना, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस पता करना, इसके अलावा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना, मतलब हम कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है बिजनेस में, और मैनेजमेंट को मदद करना, ये भी अकाउंट्स का मेन काम है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, जो भी मेरे कंपनी के अकाउंट्स का यूजर है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी ऑब्जेक्टिव है। और एसेट का प्रोटेक्शन हो, सारा एसेट का डिटेल रहेगा तो चोरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इजीली पकड़ पाएंगे। तो ये भी इसका मेन फीचर है, मेन ऑब्जेक्टिव है। फंक्शंस में कोई बड़ा फर्क नहीं है, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव सेम ही है। यहां भी बोला देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मतलब पीएल बैलेंस शीट बनाना, लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करना मतलब रूल्स को फॉलो करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट को मदद करना। तो देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव और फंक्शन में कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट बोला एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या फायदा है? तो सबसे बड़ा फायदा है कि बिजनेस को हर समय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, मैनेजमेंट को हेल्प होता रहेगा, मेमोरी में चीजें भूल सकते हो, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कई बार भूल जाते हैं, बट यहाँ पे तुमको याद रखना ही नहीं है, सब रिकॉर्डेड रहेगा। तुमको कंपैरिजन करने में हेल्प मिलेगा, तुम्हारे इस साल के रिकॉर्ड को पिछले साल के रिकॉर्ड से, तुम्हारे कंपनी के रिकॉर्ड को दूसरे कंपनी के रिकॉर्ड से कंपेयर करना, ये सब में तुमको हेल्प मिलेगा। टैक्स कैलकुलेशन वगैरह इजीली हो पाएगा अगर प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन्ड है तो गवर्नमेंट का कोई डर नहीं रहेगा कि हम गलत टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया। तुमको लोन तभी मिलेगा जब जिससे भी लोन लेने जाते हो ना, वो बोलता है कंपनी का 3 साल का बैलेंस शीट पीएल दो, मतलब वो तुम्हारा परफॉर्मेंस चेक करके लोन देता है कि तुम कितना बढ़िया काम कर रहे हो, कितना बर्बाद बिजनेस कर रहे हो। तो लोन लेने के लिए भी डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स काम आता है। कोर्ट में एज एन एविडेंस कभी कोई केस कर दिया तो मेरे पास प्रूफ के रूप में मेरा अकाउंट हमेशा रहेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने में, सेल करने में मदद करता है। अगर कोई दिन हम अपना बिजनेस ही किसी को बेचें तो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट देख कर डिसाइड करेगा ना मेरा बिजनेस कितने में लेना है उसको। और बोला इंसॉल्वेंसी के टाइम में अगर कंपनी बर्बाद होकर बंद हुआ तो कोर्ट इंसॉल्वेंसी के टाइम में तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख कर डिसीजन लेता है कि तुमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना है कि नहीं। जब किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे तो तुम्हारे साथ ऐड होना चाहता है या नहीं, तुम्हारे अकाउंट्स को देख के डिसीजन लेगा। और तुमको कोई भी डिसीजन लेना हो तो अकाउंट से मदद करता है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। अब आया इसका लिमिटेशन यानी इसका बुराई। तो देखो नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। देखो अकाउंट्स कौन बनाता है? हम और आप, जनरली ओनर ऑफ द बिजनेस। तो वही डालेगा जो उसको लॉजिकली लगता है कि मेरे फायदे का, उस चीज को छुपा लेगा जो फ्रॉड का है। तो अकाउंट्स कभी भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता, कई बार अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है। तुम मान के चलते हो बिजनेस गोइंग कंसर्न है, मतलब बिजनेस चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, तो उस हिसाब से चीजों को रिकॉर्ड करते हो। याद है मैं एक बार पढ़ाते समय बोला था कि कुछ चीजों को हम एसेट के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, कुछ चीज को एक्सपेंस के रूप में। ये कंसेप्ट हमको गोइंग कंसर्न बताता है। तो ये वाला मतलब कितना दिन गोइंग कंसर्न है ये एस्टिमेट तो कोई नहीं कर सकता। हम सोचा मेरा बिजनेस अगले 20 साल चलेगा, 2 साल में बंद हो गया तो ये सब थोड़ा अनरियलिस्टिक है। क्वालिटेटिव का बात ही नहीं करता, सिर्फ क्वांटिटी का बात करता है अकाउंट्स।
नंबर्स का बात करता है, क्वालिटी का बात नहीं करता। मेरा मैनेजमेंट स्किल कितना अच्छा है ये सब कोई नहीं देखता। कितना माल बेचे वो देखते हैं, कितना अच्छा माल बेचे वो कोई नहीं देखता। ये सबसे बड़ा अकाउंट्स का प्रॉब्लम है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के कोई चीज सुनते हो? कहीं सुने हो कभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी? होता क्या है बेटा, समझो। आज का 1,00,000 रुपया आज से 5 साल बाद उसका वैल्यू 1,00,000 जितना ही रहेगा क्या? नहीं सर, महंगाई बढ़ेगा। आज जितना सामान 1,00,000 में आ सकता है 5 साल बाद 1,00,000 में उतना नहीं आएगा। पापा लोग बोलते हैं ना, हम अपने बचपन में तो 10 रुपया लेके जाते थे, पूरा मेला घूम आते थे। हाँ। तुम जाओगे घूम पाओगे क्या 10 रुपए में मिला? क्यों सर? 10 रुपए में टोटो भाड़ा भी नहीं होगा, तो खाली जाएंगे आएंगे कैसे वो भी नहीं पता, तो घूमेंगे क्या? तो पॉइंट इज, महंगाई बढ़ता है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज होता है। आज से 50 साल पहले जो चीज 1 रुपए में आता था, माइट भी वो आज 1,000 रुपए में भी नहीं है। तो अकाउंट इस चीज को इग्नोर करता है। हम 10 साल पहले एक मशीन खरीदा, वो आज भी मेरे बुक्स में उसी दाम पे रिकॉर्डेड रहेगा, डिप्री माइनस होते होते। तो 10 साल में उस मनी का वैल्यू बदला, उसको कौन रिकॉर्ड करेगा? अकाउंट बिल्कुल नहीं करता। तो अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी प्राइस लेवल का बदलना, यानी महंगाई के बदलने को इंपैक्ट में नहीं लेता। सर विंडो ड्रेसिंग है, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है ये वर्ड सुनियो? दिखावा, शो ऑफ, मेयर प्रेजेंटेशन। कभी कभी होता है ना बेटा कि शोरूम में जो कांच के डब्बे में कपड़ा लगा हुआ है, जो आप देख के अंदर घुसते हो, वो कपड़ा अंदर है ही नहीं। ये विंडो ड्रेसिंग ही होता है। जो इमेज में ड्रेसेस लगा हुआ है, हाँ वो ड्रेसेस अंदर में अवेलेबल ही नहीं, ये विंडो ड्रेसिंग है। तो अकाउंट भी ऐसा ही है। बैलेंस शीट पीएल में हम लोग जो दिखा देते हैं, लोग तो वही सच मानेंगे ना। अगर हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं मेरा 20 लाख का मशीनरी है, तो लोग उसको पढ़ के वही मानेंगे, हाँ कंपनी का 20 लाख का मशीन होगा। बट एक्चुअली में नहीं है, तो कौन चेक कर पाएगा? कोई नहीं। तो ये सिर्फ हम अपना बेटर पोजीशन दिखाने के लिए हम कैसा भी पीएल बैलेंस शीट बना लें, मतलब सब कुछ ट्रू एंड फेयर हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है अकाउंट्स का। बिजनेस में अकाउंट का क्या रोल है भाई? इसका ऑब्जेक्टिव भी रिपीट मानना है बेटा। ये मैनेजमेंट को मदद करता है, सिस्टमेटिकली चीजों को रिकॉर्ड करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, कंपैरिजन करने में मदद करता है, कोर्ट में एविडेंस के रूप में काम आता है, लोन लेने में काम आता है, ट्रांजैक्शन को याद रखने में इजी कर देता है। बिजनेस को बेचेंगे तो बिजनेस का वैल्यू निकालने में हेल्प करता है, टैक्स कैलकुलेट, वही जो ऑब्जेक्टिव में नहीं पढ़े, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन में, वही बात यहाँ ज्ञान कर दिया रिपीट। ये वाला क्वेश्चन आप जानते हो। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे हम? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई, जो करते हैं ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, तो ये ट्रांजैक्शन है जो पहले आइडेंटिफाई किया कि अच्छा कैश और कैपिटल आ रहा है। फिर क्या करते हैं? जर्नल पास यानी रिकॉर्डिंग। फिर क्या करते हैं? लेजर बनाना यानी क्लासिफाइंग। फिर क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस यानी समराइजिंग। फिर क्या करते हैं? बैलेंस शीट पीएल यानी एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग या इंटरप्रिटेशन। और फिर क्या करते हैं? ये डेटा उसके यूजर्स तक प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, लोन प्रोवाइडर्स को, सबको देते हैं। तो यही तो अकाउंटिंग प्रोसेस है। ठीक है, यही यहाँ पर समझाए। तो देखो, रिकॉर्डिंग को बोला ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड, रिकॉर्डिंग को बोला जर्नल, क्लासिफाइंग को बोला लेजर, समराइजिंग को बोला ट्रायल बैलेंस, एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन को बोला बैलेंस शीट पीएल, और कम्युनिकेटिंग मतलब ये सब इंफॉर्मेशन फिर आगे प्रोवाइड करना। अकाउंटिंग का 3 ब्रांचेस है। 3 टाइप का अकाउंट दुनिया में बनते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट जो आप पढ़ रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप आगे जाके पढ़ोगे फैक्ट्री वगैरह में बनता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब जो डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा रेडी होता है। सब चालू फाइनेंशियल अकाउंट से ही होता है, उसके बाद कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? ये बोला पहला ब्रांच है।
जहां पे हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब वही ट्रेडिंग पीएल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, जनरल लेजर बनाना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? ये एक और ब्रांच है जहां पे हम प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने का काम करते हैं। मेरा जो काम हो रहा है उसका कॉस्ट कितना लग रहा है, ताकि उसी हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सके। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन बना के देते हैं कि कहाँ कितना फंड का आगे जरूरत है, कितना प्रॉफिट हुआ और कहां से और कितना पैसा लगेगा, ताकि वो लोग डिसीजन ले पाए। वो डेटा को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक। नेक्स्ट बोला बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग केवल रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये दो काम को ही बुक कीपिंग रुक जाता है। मतलब जर्नल और लेजर पे बुक कीपिंग रुक जाता है। बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स। बस रिकॉर्डिंग बोला, मतलब जर्नल और लेजर, उसके आगे का काम नहीं। लेकिन अकाउंटिंग में क्या बोला? उसके आगे का काम। ये वाइडर कंसेप्ट है। इसमें हम सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, इसमें हम समराइज, एनालाइज, कम्युनिकेट सब कर रहे हैं। तो देखो डिफरेंस बिटवीन में भी वही समझाया। बुक कीपिंग कंसर्न विथ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड मेजरिंग देम इन द मनी टर्म्स एंड रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफाइंग देम। बस क्लासिफाई तक रुक गया। यहां क्या बोला? इसको हम समराइज भी कर रहे हैं, इसको हम इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं और कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है जहां से अकाउंट स्टार्ट होता है। ये सेकेंडरी स्टेज है जहां बुक कीपिंग खत्म होता है, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? सिर्फ डेटा को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना। बट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन जानना मेरे बिजनेस का और लोगों तक उसको आगे शेयर करना। ये रूटीन काम है, रोज एक ही काम होगा। ये एनालिटिकल काम है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी हो रहा है, तो आपको बहुत डायनामिक होना पड़ेगा। ये जूनियर स्टाफ लोग करता है जनरली बुक कीपिंग, यहां सीनियर स्टाफ लोग इन्वॉल्व होते हैं अकाउंटिंग में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेशल स्किल नहीं चाहिए बुक कीपिंग में। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेशल स्किल चाहिए चीजों को एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करने में। सर तीसरा वर्ड क्या है? अकाउंटेंसी। अब ये क्या होता है? तो अकाउंटेंसी माने अकाउंटिंग का ही जो पूरा सिस्टमेटिक नॉलेज है, कब किस चीज को कैसे जज करे, उस कंसेप्ट को अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग क्लासिफाइंग, कम्युनिकेटिंग, इंटरप्रिटेशन है। लेकिन अकाउंटेंसी वो करे कैसे, उसका परफेक्ट नॉलेज है, पूरा सिस्टमेटिक नॉलेज है। मतलब और हायर लेवल का टर्मिनोलॉजी का बात है इसमें। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट बोला अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब, तो ये तो समझ ही रहे हो, जो डेटा हम सबको प्रोवाइड करते हैं वही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये उतना कुछ काम का नहीं है। देखो यहाँ पे बोला क्या क्या चीज का इंफॉर्मेशन? प्रॉफिट लॉस रिलेटेड, फाइनेंशियल पोजीशन रिलेटेड, कैश का फ्लो रिलेटेड। तो ये 3 टाइप का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं। मतलब पीएल, बैलेंस शीट और आगे कैश फ्लो बनाना सीखते हो 12 में, उसका बात कर रहा है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का फीचर्स कैसा होना चाहिए? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सर रिलायबल होना चाहिए, जिसपे भरोसा कर सको। रेलेवेंट होना चाहिए, माने काम का होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब समझ में आने लायक स्टेटमेंट बनना चाहिए। और कंपैरिजन कर पाए दूसरे बिजनेस से और अपने बिजनेस के प्रीवियस ईयर से, ऐसा होना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बोला अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन कौन है, किस तक जाता है ये डेटा? कंपनी के ओनर्स तक, मैनेजमेंट तक, एम्प्लॉइज को। ये हो गए इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर कौन है? सर बैंक्स जो हमको लोन दे रही है, इन्वेस्टर्स जो मेरे यहाँ कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, क्रेडिटर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये लोग हो गए एक्सटर्नल यूजर। रिसर्च करने वालों को भी डेटा जाता है, कंज्यूमर भी पढ़ते हैं ऑनलाइन डाउनलोड करके, और जनरल पब्लिक भी पढ़ता है। ये सब हो गए एक्सटर्नल यूजर। अब यहां पे एक बात पूछा, अकाउंटिंग एक आर्ट है कि साइंस है? सर दोनों है, आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिस्टमेटिक नॉलेज काम आता है, सिस्टमेटिक लॉजिक। और आर्ट इसलिए क्योंकि ये डायनेमिक है, तुमको हर समय नया नया क्रिएटिविटी करना पड़ेगा।
एक ही वे में तुम अकाउंट्स को प्रेजेंट करके काम नहीं कर पाओगे। ये था कुछ फालतू थ्योरी। अब आता थोड़ा काम का थ्योरी। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है? सर डबल एंट्री और सिंगल एंट्री दो सिस्टम है। डबल एंट्री माने कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट होगा। हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होगा, समथिंग क्रेडिटेड एंड एट द टाइम समथिंग इज डेबिटेड। ये हो गया डबल एंट्री कंसेप्ट। और सिंगल एंट्री कंसेप्ट क्या है? पहले डबल एंट्री का यहाँ पे फीचर बोला है सर, यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड होगा, हर चीज का टू फोल्ड एस्पेक्ट होगा। ये एक प्रॉपर सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को डेबिट करने का प्रॉपर रूल्स होगा जिनको फॉलो करना है, और उन्हीं को देख के लेजर और ट्रायल बैलेंस बनेगा। डबल एंट्री का स्टेजेस फालतू टाइम पास आंसर है। सबसे पहले वही जर्नल बनाओ, जर्नल को देख के लेजर, लेजर को देख के ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को देख के फाइनल अकाउंट। ये फालतू टॉपिक है। इसका एडवांटेज क्या है? सर ये साइंटिफिक तरीका है। यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा, अर्थमेटिकली चीजें एक्यूरेट रहेगी, प्रॉफिट लॉस ठीक से पता चलेगा, बिजनेस का पोजीशन ठीक से समझ में आएगा, प्रॉपर कंट्रोल रहेगा इससे अकाउंट्स पे, और समझना और पढ़ना पॉसिबल होगा, कंपेयर करना इजी होगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। देखा जाए तो ये फंक्शन और ऑब्जेक्टिव को घुमा फिरा के रिपीट कर रहे लोग हर जगह, है ना। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? सर यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट ऐसा कुछ नहीं होगा। पैसा आया तो तुम एक साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो, आना जाना लिख रहे हो एक ही जगह, और वहीं माइनस और प्लस कर ले रहे हो बस। सिंगल एंट्री में कुछ भी डबल इफेक्ट नहीं होगा, और कुछ इसका मतलब नहीं। यूनिट 1 खत्म। नेक्स्ट आया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेटा ये तो आप डे 1 को पढ़े थे, याद है? हाँ हम लोग पहला ही टर्म्स पढ़ने चालू किए थे, हम लोग क्लासेस वहीं से स्टार्ट किए थे। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं आपको, देखो एक एक करके फटाफट हेडिंग उठाते हैं। पहला बोला बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? सर जो भी इकोनॉमिकल इवेंट हो रहा है बिजनेस में, फाइनेंशियल लेन देन, वो सब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जिनको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जिसमें मनी हो, मनी इज वर्थ हो, कुछ एक्सचेंज हो रहा हो, उससे बिजनेस का पोजीशन पता चलता हो, और टू साइड एस्पेक्ट हो, वही है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक एक करके वर्ड क्या। कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। एक बिजनेस में जो ओनर इन्वेस्ट करता है, अब वो पैसा भी हो सकता है और कोई एसेट भी हो सकता है। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब ओनर कुछ भी विड्रॉ करके ले जाए फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब प्रोप्राइटर कुछ लेकर जाए बिजनेस से, टेकन गुड्स और अमाउंट, कोई पैसा। लायबिलिटी माने जो बिजनेस ओ करता है किसी को देने के लिए, अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, पेएबल बाय द बिजनेस। इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। इंटरनल लायबिलिटी क्या है सर? कैपिटल। और एक्सटर्नल लायबिलिटी बाहर वालों को, मतलब क्रेडिटर, लोन प्रोवाइडर, ये लोग। अब बोला लायबिलिटी दो टाइप का, नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट माने लॉन्ग टर्म, मोर देन अ ईयर, और करेंट मतलब जो लायबिलिटी हमको विद इन ईयर पे करना। यहां पे मोर देन ईयर का मतलब 1 साल नहीं होता बेटा, ये ध्यान रख लेना। यहां क्या होता है पता है? एक बैलेंस शीट डेट से अगले बैलेंस शीट डेट को देखते हैं। अगर ये अमाउंट हमको अगले बैलेंस शीट डेट के बाद चुकाना है, ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म है, और अगर हमको अगले बैलेंस शीट डेट के पहले पहले चुकाना है, ये मेरा शॉर्ट टर्म करेंट है। जैसे मान लो अगर हम 15 अक्टूबर को लोन लेते हैं, 31 मार्च आएगा मेरा, और ये हमको चुकाना कब है? मान लो 15 जून को। तो हिसाब से देखा जाए तो 1 साल नहीं हो रहा है ना, बट इसको कहां लिखेंगे हम? जब 15 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब लॉन्ग टर्म, क्योंकि आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। ठीक है। अब एसेट का मतलब आप जानते ही हो, जिसपे बिजनेस का राइट है, हक है, ओन्ड बाय द बिजनेस है। ओन्ड बाय द ओनर नहीं, ओन्ड बाय द बिजनेस है, जिसपे बिजनेस का कोई लीगल राइट है।
देखो यहाँ पे ओन्ड बाय द बिजनेस बोला, ये टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकता है। टेंजिबल एसेट हो गया लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। इनटेंजिबल हो गया गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। जहाँ पे कुछ वैल्यू होगा उसका तभी रिकॉर्ड करेंगे, और ये मनी में मेजर्ड होना चाहिए। अगेन ये भी दो टाइप का, नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट मतलब मोर देन ए ईयर, इसको हेल्ड करेंगे मोर देन ए ईयर, और करेंट माने हेल्ड फॉर ए लेस देन ए ईयर। ठीक। एक और एसेट का नाम बोला यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस वर्ड का मतलब क्या होता है अपनी? नॉन एग्जिस्टेंट। नॉन एग्जिस्टेंट एक फिक्टिशियस मतलब नकली, हमने डुप्लीकेट, खुद बनाया। नकली, डुप्लीकेट, झूठा एसेट। मतलब वो एसेट है ही नहीं, बस बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड हो जाने का मतलब वो एसेट नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल बोलते हैं, लॉस है, लॉस। बहुत सारा बिजनेस क्या करता है, लॉस को कैपिटल से माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर लेते हैं। यही तो पढ़े हैं फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, है ना? हेलो, हाँ हेलो सर। हाँ, फाइनल अकाउंट बनाते समय यही सीखे ना। हाँ। लॉस हो तो माइनस करते, प्रॉफिट हो तो ऐड कर लेते हैं। हम अगर माइनस नहीं करके एसेट साइड में लिख दें नेट लॉस, तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस शीट तो मैच हो गई। तो बहुत जन ऐसे लिख लेते हैं। ये फिक्टिशियस एसेट है, ये आना जाना नहीं है कुछ। एक वर्ड पढ़ा गया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ सर। क्या था? वही अमिताभ बच्चन को रखा है ऐड के लिए, और वो मोर देन ईयर मेरे को बेनिफिट देने वाला है। हम क्या करते हैं, उसको एक बार बैलेंस शीट में लिख लेते हैं एसेट में, क्योंकि अमिताभ बच्चन को 5 करोड़ रुपया दिए और हर साल 1-1 करोड़ करके पीएल में डालते हैं। तो बैलेंस शीट में 4 करोड़ खड़ा तो है, 3 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ हर साल, लेकिन कहीं से वो पैसा रिकवरी होगा क्या? वो मनी कोई वापस दे के जाएगा क्या? नहीं। ये फिक्टिशियस एसेट है। इनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं। ठीक। फिक्टिशियस एसेट का कोई तुमसे 3 एग्जांपल पूछ लेना तो बोलना डेफर्ड एडवर्टीजमेंट या कोई लॉसेस, ये 2 बेस्ट एग्जांपल है। और एक है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो खर्चा करते हैं ना, बहुत जन उसको एक बार में फर्स्ट ईयर में पीएल में नहीं डालता, बहुत जन उसको धीरे धीरे पीएल में हर साल थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर करता है। उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। उसको बैलेंस शीट के एसेट में दिखाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके हर साल पीएल में ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट से माइनस करते हुए। लेकिन सर उसका कहीं से पैसा आना नहीं है, तो वो भी फिक्टिशियस है। तो तुम 3 एग्जांपल फिक्टिशियस के ऑलवेज के लिए याद कर लो, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और कोई भी टाइप का लॉसेस। ठीक है। ओके सर। रिसिप्ट का मतलब जानते ही हो, कोई भी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ एसेट और गुड्स, पैसा आना। अब रिसिप्ट 2 टाइप का, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। गुड्स बेच के पैसा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट, और एसेट बेच के पैसा है वो कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर भी फिर 2 टाइप का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले तो एक्सपेंडिचर का मतलब अमाउंट स्पेंड, या देना बाकी है या दे रहे हैं, दोनों ही मेरे लिए एक्सपेंडिचर है ना। हम सैलरी दे दिए वो भी खर्चा है, और सैलरी देना है वो भी तो खर्चा तो है, देना तो है, बट वो डबल नेचर में आ जाते हैं, क्योंकि देना बाकी है तो वो मेरे लिए एक्सपेंस भी और लायबिलिटी भी है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे भी बोला 2 टाइप का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो डे टू डे खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिजनेस को चलाए रखने के लिए रिकरिंग एक्सपेंस। और जो एसेट वैसेट खरीदने में खर्चा हो रहा है, एसेट लेने में, लोन चुकाने में, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही आ गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट हमको मोर देन अ ईयर मिलेगा। ऐसा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको मोर देन अ ईयर मिलेगा। एक्सपेंस का मतलब जो हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट लगाते हैं वही एक्सपेंस है, वही ऊपर एक्सपेंडिचर जो पड़े, जैसे सैलरी देना, ये सब।
ये टाइम पास वर्ड्स है। इनकम का मतलब भी जानते हो, डे टू डे बिजनेस से जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो इनकम हो गया। प्रॉफिट मतलब सर गुड्स का कॉस्ट माइनस गुड्स का सेल वैल्यू, जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रॉफिट होता है। इनकम का मतलब और प्रॉफिट में क्या फर्क है? सर इनकम मतलब हम 1 लाख में सामान बेचे, लेकिन प्रॉफिट का मतलब सर 90,000 का सामान 1 लाख में बेचे, मतलब 10,000 का प्रॉफिट है। तो इनकम वो 1 लाख है, लेकिन प्रॉफिट 10,000। ठीक बात। अब 2 टाइप का प्रॉफिट होता है, ये तो तुम पढ़ चुके हो फाइनल अकाउंट पढ़ते हो, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब डायरेक्ट इनकम से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करना। ट्रेडिंग में तो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं हम लोग। और नेट प्रॉफिट मतलब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करना, वो हो गया नेट प्रॉफिट। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दें तो आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है। हाँ सर। परचेज सेल का मतलब जानते ही हो सर, जब बिजनेस जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल या वो फिनिश गुड्स खरीद के लाए, वो मेरा परचेज कहलाता है, और वही जब बेचे तो सेल्स कहलाता है। तो जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल या गुड्स खरीद के लाए और वो बेचे, वो परचेज सेल होता है। और परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न भी जानते हो, खरीदा हुआ सामान वापस करे तो परचेज रिटर्न, बेचा हुआ सामान वापस आ जाए तो सेल्स रिटर्न। ठीक है। गुड्स का मतलब या स्टॉक का मतलब सर जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसको हम अपना गुड्स या स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक तब बोलते हैं जब वो ईयर एंड में बचा हुआ रह जाए, और गुड्स कब बोलते हैं जब उसका डीलिंग कर रहे। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो हो गया इन्वेंट्री या स्टॉक। स्टॉक बहुत टाइप का हो सकता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक को भी स्टॉक बोलते हैं, रॉ मटेरियल के स्टॉक को भी स्टॉक बोलते हैं, और वर्क इन प्रोग्रेस भी एक स्टॉक होता है। ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? अभी भी वो रॉ मटेरियल कुछ 31 मार्च के दिन न तो वो रॉ मटेरियल न वो फिनिश गुड बना है। अभी तक मेरा केक बनाने का बिजनेस है, मान लो केक बनाने में मेरे को 3 दिन लगती, तो प्रोसेस में रॉ मटेरियल डाल दिए 29 मार्च को, गुड्स बन के रेडी होगा 2 अप्रैल को, तो 31 मार्च के दिन ये क्या है? ना तो ये फिनिश गुड्स का स्टॉक है, ना ही रॉ मटेरियल का स्टॉक है अभी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल गोडाउन में पड़ा है वो रॉ मटेरियल का स्टॉक है, जो बन के रेडी हो चुका है फिनिश गुड्स का स्टॉक है। लेकिन जो अभी चल रहा है, बन रहा है, 31 मार्च आ चुका और वो बन के रेडी नहीं है, वो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस हो। ठीक है। हाँ सर। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? सर जिसको हम माल उधार में बेचे और उससे पैसा पाते हैं, डेटर। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बात अपने बोलने जा रहे हैं, ये जिंदगी भर के लिए याद रहना जरूरी है। ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज आता है, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। डेटर प्लस बीआर का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल, ये याद रखना। और ट्रेड पेएबल का मतलब क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। ठीक है। क्योंकि खाली डेटर कुछ नहीं होता, डेटर प्लस बीआर होता है, तो दोनों को मिला लो तो हो गया ट्रेड रिसीवेबल। अब यहां डेटर का मतलब बताया जिस पर्सन से पैसा पाते हो, और अगर वो डेटर तुमको एक बीआर बना के दे दिया है, तो अब डेटर की जगह तुम वो बीआर का पैसा पाते हो, तो वो दोनों एक ही है। यहां वही समझाया, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल का मतलब। कॉस्ट का मतलब जानते ही हो, डिस्काउंट का मतलब जानते ही हो। डिस्काउंट कितने टाइप का? सर 2 टाइप का, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट फिर 2 टाइप का, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। बैड डेब्ट का मतलब जानते ही हो, पैसा डूब चुका, मतलब इरिकवरेबल है, देने से मना कर दिया पार्टी। बैलेंस शीट का मतलब जानते ही हो, इसे फालतू वर्ड कुछ पढ़ने का फायदा नहीं है। हाँ, ये हम आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाते समय सिखाया ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये उम्मीद जानते ही हो, ये तुम्हारा जो गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट।
हम 1 लाख में सामान बेचे तो बेटा उसको बनाने का कॉस्ट तो 1 लाख नहीं लगा होगा ना, पक्का वो 80-90 हजार में बना होगा, तभी हम 1 लाख में बेच रहे हैं। सर जरूरी तो ना लॉस में भी तो बेच सकते हैं, वो अलग बात होगी। बनने में कितना दाम लगा दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और बिका कितना में दैट इज सेल, और दोनों का डिफरेंस क्या है, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट डेबिट हम पहले ही बोला थे, तो कोई वर्ड ही नहीं। राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। Depreciation, reduction in the value of asset due to 3 reasons: usage, efflux of time and obsolescence. 3 रीजन है जब एसेट का वैल्यू घटे, दैट इज नोन एज डिप्रिसिएशन। यूज किया इसलिए घिस घिस के एसेट का वैल्यू कम हो गया, पड़ा पड़ा पुराना हो गया इसलिए एसेट का वैल्यू कम हो गया, उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गया तो वो ऑब्सोलीट हो गया पुराना टेक्नोलॉजी, इसीलिए उसका वैल्यू कम हो गया। एंटिटी माने वो बिजनेस जिसके लिए तुम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड एक एंटिटी है। एंट्री मतलब जर्नल एंट्री पुट करना, रिकॉर्ड करना, ये सब फालतू वर्ड है। प्रोप्राइटर माने ओनर। हाँ, रिबेट ये वर्ड बहुत बार आता है। देखो, एक होता है बेटा डिस्काउंट और एक होता है रिबेट। डिस्काउंट जो पहले से डिसाइडेड है उसको बोलते हैं डिस्काउंट, लेकिन रिबेट वो हो गया जो तुमको बाद में माफ कर दो, या गुड्स खराब क्वालिटी का इसलिए हम तुम्हारा दाम कम करते हैं। प्री डिसाइडेड नहीं था कि हम तुमको इतना माफ करेंगे, बाद में जाके माफ करते तो उसको रिबेट बोल देते। मान लो तुम मेरे से सामान लेके गए, तेरा मेरा बात ही हुआ था 5 दिन में पेमेंट कर दोगे तो 10% ऑफ। ये क्या है, ये डिस्काउंट, क्योंकि प्री डिसाइडेड है। लेकिन अचानक तुम मेरे पास आए, बोले यार ये सामान तो खराब क्वालिटी का है। हाँ, बोले अच्छा ठीक है चलो 500 रुपया कम दे देना। तुम बोले हाँ तब ठीक है। ये क्या है, 500 रुपये जो माफ किए तुमको, रिबेट, ठीक है। ये वर्ड बहुत लोगों को परेशान करता है, डिस्काउंट और रिबेट। तो ब्रेन में सेट करो, दो लॉजिक होना चाहिए। डिस्काउंट प्री डिसाइडेड है, या जल्दी पेमेंट के लिए तुमको पैसा माफ करते हो, प्री डिसाइडेड नहीं भी है। तुमको हम 1 महीने का उधार दिए थे और डिस्काउंट का कोई बात नहीं किए थे, लेकिन अचानक तुम मेरे पास 20 दिन बाद ही आए, बोले नीरज सर हम आपको जल्दी पेमेंट करने को तैयार है आपका गुड्स के लिए। हम बोले बढ़िया बात है, दे दो। तुम बोले थोड़ा माफ करते हो, तो बोलो बोले अच्छा चलो ठीक है। ये भी डिस्काउंट ही है, क्योंकि डिस्काउंट किस लिए होता है, अर्ली पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। लेकिन रिबेट जनरली गुड्स का क्वालिटी खराब है, वो सब रीजन है, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट भी खत्म। अब आओ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये वर्ड बहुत बार आएगा तुम्हारी लाइफ में, बहुत बार आगे फ्यूचर में। सिंपल बात समझना, अकाउंट्स बनाने का तुम जो ये लॉजिक्स पढ़ते हो, ये डेप्री इस मेथड से कर लो, उस मेथड से कर लो। हम लोग पढ़े ना 2 मेथड, स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीबी। हम लोग पढ़ते हैं ना एसेट को इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। हम लोग पढ़ते हैं ना स्टॉक को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को। सर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, सुने हो ये वर्ड? नहीं, बात सुन लो। क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं होता, खाली कि तुम्हारा जितना लगा बस उस पे लिख के रख लो। ईयर एंड के दिन हमको ये करना पड़ता है कि उसका मार्केट वैल्यू यानी रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो सकता है आज के दिन। बेच नहीं रहे हैं, अगर बेचने जाते तो क्या दाम में बिकता, और उसका परचेज कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, दोनों में विचएवर इज लोअर पे बुक्स में रिकॉर्ड हो। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, रूल है। रूल थोड़ा गलत बोले,
क्योंकि रूल कंपलसरी होता है, बट ये कंपल्सन नहीं है, बट ऐसा करना चाहिए, गाइडलाइन है। सर ये गाइडलाइन कौन बताया आपको? सीए इंस्टीट्यूट का नाम सुने हो, ICAI? हाँ सर। वो लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके, और एक डिपार्टमेंट और है गवर्नमेंट का, ये लोग मिलके इंडिया में अकाउंटिंग किस तरीके से होना चाहिए उसका गाइडलाइन प्रिपेयर करते हैं, ताकि तुम कहीं अटको तो गाइडलाइन फॉलो करते हुए आगे बढ़ सको। वो गाइडलाइन को बोला गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दो टाइप की है, पुराना में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था। पुराना क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और नया क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडीएस। अभी ये फॉलो होता है इंडीएस, लेकिन कई कई जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो होता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये दोनों ही गाइडलाइंस है, रूल नहीं है। क्योंकि रूल होता तो कंपलसरी हो जाता। तुम चाहो, तुम्हारे पास कोई बेटर तरीका, तुम उनको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये गाइडलाइन है, चाहो तो ऐसे भी कर लो। कहीं अटको तो इसको फॉलो कर लो। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कौन बनाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस को मिलाकर। एक और डिपार्टमेंट का नाम बताएंगे हम, उनके साथ मिलके। सर एक और वर्ड है कॉमा से पहले, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सर बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है अकाउंटिंग का? तो 3 बातों पे अकाउंट्स खड़ा है। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडीएस। ये तीनों ही तुमको गाइडलाइन देते हैं, कंसेप्ट बताते हैं कि अकाउंट्स ऐसे बना लो, तुम्हारे लिए बेटर हो। इनको पढ़ना फटाफट। देखो पहले आ रहा है एक अकाउंटिंग GAAP, गैप है, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यही है वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दुनिया में कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको लोग फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से अकाउंट बनाते हैं। सर वो गैप क्या है? तुम्हारे सिलेबस में यही इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खाली थ्योरेटिकल ज्ञान है, फ्यूचर में बहुत काम है। तो गैप क्या है? जनरली अडॉप्टेड लॉज है जो सब दुनिया में फॉलो करते हैं। गैप बोला 2 बातों के बारे में। गैप 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो पहले तुम ये पढ़ो, तुम्हारे काम का यही है बस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुम्हारे फ्यूचर में कहीं जाके आएगा, फिलहाल नहीं है, खाली उसका थ्योरेटिकल आइडिया है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप। गैप को कितना कैटेगरी में डिवाइड किया? 2। क्या क्या? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है? तो ये पहले गैप का फीचर्स बोला, थ्योरेटिकल ज्ञान वाला आंसर। ये गैप मैन मेड है, मतलब हम ही लोग बनाए। ये फ्लेक्सिबल है, हम क्या बोला था, ये प्रिंसिपल्स है, रूल्स नहीं है। प्रिंसिपल और रूल में बेसिक फर्क क्या है? प्रिंसिपल गाइडलाइंस होता है, ऐसे कर लो, बट रूल बोलता है ऐसे करना पड़ेगा। रूल कंपल्सन होता है, प्रिंसिपल तुम्हारे डिस्क्रिशनरी पावर पे है। तो यहां पर बोला ये फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल है। ये जनरली एक्सेप्टेड है सर, दुनिया में लोग यही फॉलो करते हैं क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है, ये तुम्हारे मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, इसलिए लोग यही फॉलो करते हैं। सर दुनिया में इनका जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि सब अलग ढंग से अकाउंट बनाएंगे बेटा, तो कंपैरिजन कैसे होगा, है ना? तो अब आते हैं वो 2 ब्रेकअप पे। अकाउंटिंग कंसेप्ट यानी अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है? 3 एजम्पशंस है, एकदम ब्रेन में सेट कर लो। कितने कंसेप्ट है या एजम्पशंस है? कंसेप्ट को एजम्पशन बोला गया। कितने कंसेप्ट है? 3। क्या क्या? पहले नाम याद करेंगे, फिर मीनिंग याद करेंगे। पहला कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। हम ये मान के चलते हैं, एजम्पशन लेकर चलते हैं कि बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, इट विल कीप ऑन गोइंग। इसीलिए बेटा
जब रेंट देते हैं तो उसको एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमको पता है हर साल देना पड़ेगा दोबारा दोबारा। लेकिन वही बिल्डिंग खरीद ले या वो मशीन खरीद ले, देन उसको एसेट के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमको पता है। देखो नॉर्मल लेमैन को तुम बोलते हो, वो क्या बोलता, दोनों ही तो खर्चा है, रेंट दो या खरीद के लो, दोनों में तो पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर है। नहीं, तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, ये एसेट का पैसा हम एक बार दिए हैं और उसको सालों साल यूज करेंगे, दैट इज वाई वी विल रिकॉर्ड इट एज एन एसेट। तो हु टीच यू दैट सम एक्सपेंडिचर शुड बी ट्रीटेड एज एन एसेट एंड सर्टेन एक्सपेंसेस आर टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस? ये कौन सिखाया? गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ठीक है, कुछ को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुक करो, कुछ को कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही गोइंग कंसर्न बोलते हैं। दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट क्या है? कंसिस्टेंसी। तुम जो भी नियम फॉलो करते हो बार बार बदलो मत। तुम इस साल स्ट्रेट लाइन, अगले साल डब्ल्यूडीबी, फिर अगले साल स्ट्रेट लाइन, फिर अगले साल डब्ल्यूडीबी, ऐसे करोगे ठीक रहेगा क्या? नहीं ना, नहीं ठीक रहेगा। सिमिलरली तुम इस साल 10% डेप्रिसिएशन, अगले साल 12, उसके अगले साल 8%, उसके अगले साल 9, उसके अगले साल 13, क्या ये ठीक रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर आप कंसिस्टेंट रहिए अपने पॉलिसीज में, बार बार बदलिए मत। यही बात तुमको सिखा रहा है कौन? कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट। और तीसरा और आखिरी प्रिंसिपल है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? जो एक्सपेंडिचर जिस पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग करता है उस ईयर में रिकॉर्ड करो, चाहे वो पेमेंट हो गया हो या फिर पेमेंट होना बाकी हो। सिमिलरली जो इनकम जिस ईयर को बिलोंग करता है उस ईयर में रिकॉर्ड करो, चाहे वो पैसा आ गया हो या फिर आना बाकी हो। इसीलिए बेटा तुम आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट सेल, एक्रूड रिकॉर्ड करते हो और प्रीपेड और प्री रिसीव्ड को माइनस करते हो। ठीक बात। दुनिया में 2 टाइप के अकाउंटिंग एजम्पशन है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस लोग करना नहीं चाहते। कैश बेसिस मतलब बनिया का खाता, पैसा आया तभी रिकॉर्ड करेंगे, पैसा गया तभी रिकॉर्ड करेंगे। बट ये तरीका ठीक नहीं है। तो अकाउंटिंग एजम्पशन क्या मानते हैं? एक्रूअल बेसिस। ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। हम रियलाइज्ड बेसिस पे नहीं चलते। सेल हो गया है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे भले पैसा आया नहीं आया, काम हो गया है हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे भले पेमेंट हुआ या नहीं। ठीक है, तो 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद रहेंगे, मेन 3 कंसेप्ट। तुमको कोई भी दुनिया में पूछे 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, तुम एकदम सीधा साधा क्या बोलोगे? ये गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल बेसिस। हाँ, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल बेसिस, जीसीए। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो। बाकी और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? सर अकाउंटिंग है ना, बिजनेस एंटिटी को ट्रीट करते हैं, ये अकाउंटिंग एंटिटी का कंसेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ओनर और बिजनेस 2 अलग इंसान है। ओनर बिजनेस को कुछ दे या ओनर बिजनेस से कुछ ले, उसको अलग से रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग। ओनर और बिजनेस को सेम नहीं मानते, सेपरेट एंटिटीज है। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बोला, सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी होता है या एलएलपी होता है। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, ये सब क्या है? सेपरेट एंटिटी है, बट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कानून की नजर में दोनों अलग अलग नहीं है, बट कानून की नजर में अंबानी और रिलायंस अलग है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी और सेपरेट एंटिटी में फर्क होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी माने इन द आईज ऑफ लॉ ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट। वो केवल 2 ही जगह, 3 जगह, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। बाकी सारे टाइप के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में क्या है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। ठीक है, सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है
ओनर और बिजनेस के बीच में कोई भी लेन देन उसको अलग से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन क्या है? मनी मेजरमेंट। अकाउंट्स में वही चीज रिकॉर्ड होगा जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है। जो चीज मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता उसको हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं करते। ठीक है। यानी फीलिंग्स को, क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं होता, क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है। इसीलिए ना फॉरेन अकाउंटिंग में बेटा तुम पता है, तुमको हम अभी क्या बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडिया में फॉलो होता है। फॉरेन में क्या फॉलो होता है पता है? IFRS। वहां बोलता है तुम्हारा एम्प्लॉय भी एक एसेट है, बट हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है आदमी का वैल्यू मेजरमेंट नामुमकिन है। मेरा एम्प्लॉय का कितना वैल्यू है ये मेजरमेंट करना नामुमकिन है। हम उसको एज एन एसेट कैसे रिकॉर्ड करें? क्योंकि यहां पे मनी मेजरमेंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जो चीज मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, हमको एक प्रॉपर 12 महीना का अकाउंटिंग पीरियड लेकर चलना पड़ेगा। 11 महीना, 13 महीना, 15 महीना, 8 महीना नहीं हो सकता। वो प्रॉपर 12 महीना, जो कि या तो अप्रैल टू मार्च हो, जो कि 99% टाइम यही होता है, या फिर जनवरी टू दिसंबर, कुछ भी हो, बट 12 महीने का एग्जैक्ट एक पीरियड होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, ईयर। ठीक है। फिर बोला फुल डिस्क्लोजर, हमको हर बात का कंप्लीट डिस्क्लोजर बैलेंस शीट और पीएल में देना पड़ेगा। रेंट अगर दे रहे हैं और सैलरी अगर दे रहे हैं तो सबको जोड़ के अदर एक्सपेंस या टोटल एक्सपेंस बोल के नहीं लिख सकते। हमको रेंट अलग लिखना पड़ेगा, सैलरी अलग लिखना पड़ेगा। कंप्लीट डिटेल डिस्क्लोजर होना चाहिए ताकि कोई भी पढ़ के समझ सके। मटेरियलिटी कंसेप्ट, मटेरियलिटी कन्वेंशन, ये क्या बोलता है? जो चीज मटेरियल है, मटेरियल मतलब वो रॉ मटेरियल या गुड्स वाला मटेरियल नहीं, या मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, विच कैन इन्फ्लुएंस योर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, इतना इंपॉर्टेंट है वो, उस पर ज्यादा फोकस करो। जैसे अगर 10 रुपए का चाय पिलाए, क्या इसको अदर एक्सपेंस डाल दें, कोई दिक्कत है? कंज्यूमर को, कस्टमर को 10 रुपए का चाय पिलाए, इसको अदर एक्सपेंस में डाल दें, कोई प्रॉब्लम होगा? हाँ सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई अगर एक कंज्यूमर को हम डिस्काउंट दिए 25%, वो अलग रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि वो मटेरियल है, वो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। बिल्डिंग का एक छोटा मोटा रिपेयरिंग हुआ, अदर में भी डाल सकते हो। बड़ा रिपेयरिंग हुआ, उसको बिल्डिंग में ऐड करो, मटेरियल हो। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स बोलता है बी प्रिपेयर्ड फॉर द लॉसेस, डोंट बी प्रिपेयर्ड फॉर द गेन और इनकम। डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट बट एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब कुछ भी फ्यूचर में लॉस होने का चांस है उसको आज ही रिकॉर्ड करो, लेकिन कुछ भी फ्यूचर में प्रॉफिट होने का चांस है तो जब होगा तब रिकॉर्ड करना। बट तुमको लग रहा है ये फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, या ये पैसा डूब सकता है, या लायबिलिटी आ सकता है, उसको आज ही रिकॉर्ड करो। कंजर्वेटिज्म सोचो, रिस्क के लिए प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, मतलब जिस दाम में खरीदो माइनस डेप्रिसिएशन, उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड होना चाहिए। उसका मार्केट वैल्यू क्या है वो मत देखो हर बार, मार्केट वैल्यू उसी दिन देखना जिस दिन बेचने जाओगे। लेकिन यही कंसेप्ट कहां नहीं फॉलो हो रहा है? गुड्स और इन्वेस्टमेंट के केस में। गुड्स और इन्वेस्टमेंट में क्या बोला? कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। लेकिन एसेट के लिए क्या बोला? हिस्टोरिकल कंसेप्ट, जिस दाम में खरीदे हो उस दाम में एसेट को रिकॉर्ड करो। क्लियर है? मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग कन्वेंशन, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि करंट ईयर का एक्सपेंडिचर को करंट ईयर के ही इनकम से कंपेयर करो और फिर एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो। हमें एक एग्जांपल भी दिया था आई थिंक इसके ऊपर, कि मान लो आदमी आप हमको 2 महीने का फीस एडवांस दे दिए, इसी महीना दे दिया, अक्टूबर का फीस अक्टूबर का भी और नवंबर का भी अभी दे दिए,
ठीक है, मान लो हमको 2400 रुपया अभी दे हाँ दिए, सर, हाँ सर। 2400 रुपया आप हमको अभी दे दिए और 1500 मेरा भाड़ा लगे, क्या हम बोल सकते हैं मेरे को 700 रुपया का प्रॉफिट हो गया? नहीं सर, आप करंट ईयर का खर्चा को करंट ईयर के ही इनकम से कंपेयर करके प्रॉफिट का बात कीजिए। आपको प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है, आपको 1200 रुपया फीस मिला है करंट मंथ का और आपका करंट मंथ का भाड़ा लगा है 1500 रुपया, तो आपका 700 का प्रॉफिट नहीं 300 का लॉस है ना? इसीलिए ना बेटा आपने प्रीपेड और प्री रिसिप्ट को हटा देते, क्योंकि वो करंट ईयर का है नहीं। ठीक बात? हाँ सर। यहां पे यही बोलता है मैचिंग कंसेप्ट। तुम मैच करो करंट ईयर का खर्चा को करंट ईयर के ही रेवेन्यू से, ताकि तुमको करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके। नेक्स्ट कन्वेंशन बोलता है डुअल एंटिटी कंसेप्ट। हर चीज का डबल इंपैक्ट होता है, कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट भी करो, मतलब डबल अकाउंट डबल एंट्री कंसेप्ट को फॉलो करो ऑलवेज। यानी ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना पड़े थे ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, वो ऑलवेज फॉलो करो, वो ऑलवेज फॉलो करो। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू को बुक कब करें? जब श्योर हो जाओ कि ये तुम्हारा कमाई पक्का हो गया, जब वो पैसा आना नहीं बोले। हम दो एग्जांपल देते, तुमको माल बेच दिए उधार में, तुमको माल बेच दिए उधार में, सेल का बात हो गया, सेल का एग्रीमेंट हो गया, क्या हम अपना सेल बुक कर ले अकाउंट्स में? बिल्कुल कर लो। लेकिन हम तुमको सामान दिए सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, मतलब तुम माल ले जाओ, हमको 5 दिन में बता देना, पसंद आए तो रखना वरना वापस कर देना। तो ये 5 दिन तक क्या हमको कंफर्म हो गया कि सेल हो गया? अगले 5 दिन तक नहीं, तो उसको अभी रिकॉर्ड मत करो एज अ सेल, उसका वेट करो। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं, तुम्हारा एक क्लब है जहां हम गाना गाने का एग्रीमेंट किए तुम्हारे साथ, और हम बोले पर नाइट हम 10,000 रुपीज ले दो, और दुर्गा पूजा का अगला 9 नाइट हम गाना गाएगा वहां। ठीक है बेटा, जिस नाइट हम गाना गा लिए है ना, उसका ही हम खाली अपना बुक्स में फीस रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो नाइट अब तक गाया नहीं है उसका फीस रिकॉर्ड मत करो, भले एग्रीमेंट हुआ तो क्या हुआ, क्या पता गला खराब हो जाए, क्या पता बीमार पड़ जाओ, नहीं गा पाओ, तो पैसा नहीं देगा ना। हाँ गा लिए, पैसा मिला नहीं मिला डजंट मैटर, सेल रिकॉर्ड कर लो। सर फिर पैसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तब तो बैड डेट कर ही लेंगे। ठीक है? हाँ सर। वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, मतलब हर चीज का ना तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, बिना एविडेंस के कुछ भी रिकॉर्ड मत करो। ठीक है? अब आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये हम तुमको बताया था कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है और फॉरेन में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। ये कौन बनाता है? तो ये हम तुमको यहाँ बताया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ICAI। और कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। ये किसकी मदद से बनाता है? हम बोला था ना, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसके साथ मिलकर बनाता है ICAI। वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB। ये दोनों मिलके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, गवर्नमेंट को रेकमेंड करते हैं। गवर्नमेंट को अगर कोई चेंजेस करने बोलना होता है तो बोलते हैं इनको चेंज करने, वरना जो लोग बना के देते हैं गवर्नमेंट उसी को फाइनल कर देते। ठीक है? अभी इंडिया में ये हो गया IND-AS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे हटा के हम लोग IND-AS की तरफ जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? सेट ऑफ गाइडलाइंस है। देखो रूल नहीं लिखा कहीं पर भी, सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो जनरली सबको एक्सेप्टेड है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और वो लोग मिलकर बनाते हैं। तो इनका फीचर्स या नेचर क्या हुआ? सर ये गाइडलाइन है, सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी रहना चाहिए ताकि कंपैरिजन इजी हो। सबको आगे देखो, सबको अपने अपने हिसाब से अकाउंट बनाएगा बेटा, तो गवर्नमेंट कैसे उसको कंट्रोल या नजर रखेगा और चेक करेगा? नहीं पॉसिबल है।
ये मैंडेटरी है एक तरीके से। देखो ऊपर बोला गाइडलाइन है, रूल नहीं है, बट यहां बोल दिया मैंडेटरी है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि पूरे इंडिया में अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस सेम रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे, समझने में आसान हो, सबको ही उसको अडॉप्ट कर पाए, यानी वो इम्पोर्टेंट रहे, कंपेयर करने में इजी रहे, और रिलायबल यानी भरोसेमंद रहे। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड AS बनाया गया। इसका यूटिलिटी क्या है? वही ज्ञान दिया। सर रूल्स प्रॉपर्ली फॉलो हो पाएगा, इसके कारण यूनिफॉर्मिटी रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा सबको क्या सब डेटा करेक्ट है, ऑडिटर को भी हेल्प रहेगा ऑडिट करने में, क्योंकि सब कंपनी का एक ही रूल होगा तो हमको चेक करने में भी आसान होगा। इसका प्रॉब्लम क्या है? सर ये मैन मेड है, तो इनमें फॉल्ट भी है बहुत सारा। सर अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट में अलग अलग चीजें होनी चाहिए, बट सबके लिए एक ही है यहाँ। तो ये इसका बुराई भी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। आई थिंक हो गया, और कुछ है नहीं। अब देखो दुनिया में क्या फॉलो हो रहा है? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ग्लोबली यही फॉलो होता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसके तरफ जा रहे हैं। ये भी कौन बनाता है? जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है, यहाँ पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इसको बनाता है। एक कमेटी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, उसके साथ मिलके, बस इतना ही ध्यान में रखने लायक बात है। धीरे धीरे पता है हम लोग भी IFRS की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट IFRS कभी नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग थोड़ा अलग तरीके से। इतना पॉइंट आई थिंक बहुत है, बाकी आपको नहीं पढ़ाया गया। स्कूल में पढ़ाया गया है चैप्टर? हाँ सर। ये सब टॉपिक पढ़ाया गया, डिफरेंस बिटवीन ISR, गैप, इसका ऑब्जेक्टिव्स। डिफरेंसेस शायद था, बट IFRS के ऊपर उतना फोकस नहीं किया था। हाँ वही हमको पता था, इसीलिए हम बोले। ठीक है, तो यही आपका ये थ्योरी पार्ट खत्म। और कुछ पार्ट अगर हमको पढ़ाया होगा तो हमको बोलना, अपने जिस दिन ऑफलाइन मिलेंगे वहां पर बुक में देख के बता देंगे। ठीक है, मोटामोटी आई थिंक खत्म हो। इसके बाद वाला चैप्टर क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये तो वही है, कैश बेसिस, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। अच्छा ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, ये थ्योरी ज्ञान ही है, कुछ है नहीं। हो गया, इसमें कुछ नहीं है। इसमें दो ही चीज बताया पहला, दुनिया में अकाउंट दो तरीके से बनता है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस क्या है? सर पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। उधार का ट्रांजेक्शन या आउटस्टैंडिंग और वो सब रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट एक्रूअल बेसिस में वो सब रिकॉर्ड करेंगे। तो सर कैश बेसिस सिंपल है लेकिन रियलिस्टिक नहीं है। एक्रूअल बेसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये रियलिस्टिक है। ये आपको करेक्ट प्रॉफिट बताएगा। कैश बेसिस आपको करेक्ट प्रॉफिट नहीं बताएगा कभी। तो यही ज्ञान है, इसमें और कुछ है नहीं। अगला चैप्टर क्या है? अकाउंटिंग क्वेश्चन। मोटा मोटी आई थिंक हम लोग थ्योरी पार्ट को पूरा एक जगह रिकॉर्ड कर लिया।